अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं लाहौर रियल इस्टेट का ओनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें। सबसे ज़्यादा बेहतर है कि इससे खुल के बात होती है। मैं रोमिंग पे होता हूँ तो व्हाट्सएप पे बात करना ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स सारे लगे हैं या जो नया 7E टैक्स जो दोबारा इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा गाइड करूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को सिंपल बना के आपको पेश कर सकूँ। मेरे 1 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मुझे आलमोस्ट डेली राब्ते में होते हैं, तो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये 7E क्या है, कैसे पे करना है, कब होना है। कुछ हम 7E को कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी टीम की एजुकेशन के लिए और मेरे जो 20-30 हज़ार डीलर ब्रदर्स सारे जो काम कर रहे हैं मार्केट में, मेरी कोशिश है कि उनको भी हेल्प करूं, उनको भी क्लियर करूं ताकि वो अपने क्लाइंट्स को कंफर्ट दे सकें कि ये क्या है, कौन कौन से टैक्स ड्यू होते हैं और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और कहाँ पे घबराने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। मैं इधर आपको 7E के बारे में बताऊंगा, 236K के बारे में बताऊंगा, 236C के बारे में बताऊंगा और रेंटल इनकम के टैक्स के बारे में बताऊंगा, कैपिटल गेन के बारे में आपको बताऊंगा। जितने भी टैक्स जो लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, उसके बारे में भी बात होगी। मैं कोशिश करता हूँ सारे कवर करूँ। मैं छोटे छोटे वीडियो कई बना के व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी क्लाइंटेज, मेरे डीलर ब्रदर्स, मेरी टीम प्रॉपरली एजुकेटेड हो ताकि प्रॉपर अपने क्लाइंट को वो गाइड कर सके। इवन तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम रिसर्च करके बहुत इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें आपके लिए बनाऊं ताकि लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके चक्कर में आपको चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही ट्रीट करें। आप स्टिल किसी लॉयर से या अकाउंटेंट से, सर्टिफाइड अकाउंटेंट से जो है आप कंसल्ट करें, अपनी रिसर्च करें और फिर बाय सेल करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और आपको मज़ीद रिसर्च की भी ज़रूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायर साइड से। बायर को जो है जब कोई प्लॉट परचेज़ करता है या फाइल परचेज़ करता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं 236K। ये टैक्स एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल की डेफिनेशन मैं अभी आपको देता हूँ। ये किन चीज़ों के अगेंस्ट एडजस्टेबल है वो एक्सप्लेन करता हूँ। 236K में फाइलर को 3% अमाउंट देनी है, नॉन फाइलर को जो है वो 10.5% जो है वो जमा कराना है। इसके अलावा बायर को जो है स्टैम्प ड्यूटी 1% देनी पड़ती है जो कि फाइलर और नॉन फाइलर को देनी पड़ती है। अब जो 236K और 236C जो हैं ये FPR के जो रेट्स मुकर्रर करदा होते हैं उनके ऊपर देना होता है। जहां FPR रेट ना हो वहां पे DC वैल्यू के ऊपर देना होता है। कई जगहों पे FPR रेट डिफाइंड नहीं है, वहां पे DC रेट चलता है। अब जो स्टैम्प ड्यूटी आपने 1% फाइलर और नॉन फाइलर को सेम रेट है 1%, वो जो है वो आपने DC रेट के ऊपर देनी होती है। आप जिस सूबे में भी हैं उसके हिसाब से वो चार्ज होती है। मोहतरम दोस्तों, इसके अलावा जो है जो सेलर साइड है उसने 236C के अंडर जो है टैक्स देना होता है जो कि एडजस्टेबल होता है। अगेन एडजस्टेबल की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडजस्टेबल होता है। थोड़ा टाइम दीजिए, पहले रेट्स देख लें। फाइलर को 3% है, नॉन फाइलर को 6% टैक्स है। सेलिंग के ऊपर आप जो प्लॉट या फाइल सेल करेंगे उसके ऊपर 3% फाइलर को देना है, नॉन फाइलर को 6% देना है। इसके अलावा एक टैक्स जो है वो जिसे डीम्ड इनकम टैक्स जो है वो कहते हैं, उसका नाम है 7E। उसकी जो है जो अमाउंट है वो 1%
अमाउंट है जो है आपके टोटल एसेट्स की, ना सिर्फ ये कि जो प्लॉट आप बाय कर रहे हैं बल्कि टोटल एसेट्स जो हैं आपके, वो अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं और तो फिर आपको जो है, अगर आप रेजिडेंट हैं और आप के असास से 2.5 करोड़ से ज़्यादा हैं तो फिर सारी अमाउंट पे आपको 1% टैक्स देना है। फ़र्ज़ किया 2.5 करोड़ से 1 लाख रुपया भी ऊपर चला गया तो अब आपको 2 करोड़ 51 लाख के ऊपर टैक्स देना है 1%। सिर्फ लाख पे नहीं देना बल्कि 2 करोड़ 51 लाख पे देना है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर 2.5 करोड़ से अमाउंट ऊपर है तो वो टैक्स आपको 7 देना है। अगर 2 करोड़ से नीचे वैल्यू आपके तमाम एसेट्स की बनती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये टैक्स होगा। इसमें कैश शामिल नहीं है। इसमें आप एक घर निकाल सकते हैं अप टू 2.5 करोड़ अमाउंट का, उसमें आपको जो है टैक्स नहीं देना 7 जिसके घर में आप रह रहे हैं। एक आपका कारोबार जिस पे आप फिज़िकली ख़ुद काम कर रहे हैं वो भी आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पे आप खेती बाड़ी करते हैं, वो जिस मर्ज़ी साइज़ की हो उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टीज़ जो आप पहले ही रेंटल इनकम पे कर रहे हैं और उसको डिक्लेयर कर रहे हैं टैक्स पर्पज़ के लिए, इसी तरह कारोबार भी जो है अगर आपने अपना कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि कारोबार एफपीआर के खाते में डिक्लेयर हुआ हो कि वो काम आप कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपका 10 करोड़ का कारोबार चल रहा है और आपने कभी टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं की तो वो आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं क्लेम कर सकते। आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है अगर कोई चीज़ आप उसको जो है ना वो एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो कारोबार आप कर रहे हो या जो भी आपकी रेंटल इनकम है वो आप उस पर टैक्स पहले पे कर रहे हो, चाहे उस पर टैक्स पड़ रहा या नहीं पड़ रहा, वो आपकी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड हो, एसेट्स हो, ठीक है। तो फिर आप उसको जो है ना वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा शुहदा को ये ड्यू नहीं है, उनके वारसन को ड्यू नहीं है और ये जो है गवर्नमेंट के अदारों पे ऊपर लागू नहीं करता जो है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहे हैं 183 दिन से ज़्यादा तो आप फिर भी 7E आप पे ड्यू नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन आपको एफपीआर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आपका अपना ये आप 2 करोड़ 50 लाख से नीचे एसेट्स हैं, आप पे ये टैक्स लागू नहीं होता। तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, एफपीआर की वेबसाइट पे वो सर्टिफिकेट अप्लाई होता है। आप ख़ुद डिक्लेयर करते हैं कि मेरे ये असासे हैं, इनकी ये वैल्यू है और ये वैल्यू जो है एग्जेम्प्ट है। आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। आपकी कैलकुलेशन के लिए जो है वो एफपीआर वैल्यूज़ काउंट होंगी, परचेज़ के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी जो है वो एफपीआर वैल्यू काउंट होंगी। कहा तो ये गया है 7E के लिए कि मार्केट वैल्यू जो है वो आप लगाएं और मार्केट वैल्यू जो है दूसरे लफ्ज़ों में जो एफपीआर डिक्लेयर करती है हम वो लगा सकते हैं। कई केसेस में अगर एफपीआर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो सजेस्टेड है कि आप उसको जो है मार्केट वैल्यू पे 1% टैक्स दें, ताकि कल को अगर वो एसेट आप सेल करें तो आपकी मनी ब्लैक ना हो। अगेन 183 दिन से ऊपर बंदा बाहर रहा है, चाहे वो ग्रीन कार्ड पे है, चाहे वो नॉन ग्रीन कार्ड होल्डर है, चाहे वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी सिटीज़न है, चाहे वो कामे पे है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर मजमूई तौर पे 183 दिन रहा है तो उसको ये 7E टैक्स लागू नहीं होता। अगर आपके सारे असासे जमा करके जिसमें प्लॉट फाइलें इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ़ाइलें आ जाती हैं, आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, घर आ जाता है, बिज़नेस आ जाता है, कैश इसमें नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स इसमें नहीं होंगे, बचत के अकाउंट इसमें नहीं होंगे।
वो काउंट नहीं होंगे। तो आपके मल्टीपल प्लॉट्स हैं तो उनकी एफबीआर वैल्यू जमा करें। अगर 2.5 करोड़ से नीचे है तो आपको एफबीआर का टैक्स नहीं लगता। आपने सिर्फ एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। बड़ी आसानी से सर्टिफिकेट जो है एफबीआर की वेबसाइट से मिल जाता है। ये है 7E का खाता। अब हम आते हैं कि रेंटल इनकम। आप कोई भी प्रॉपर्टी जब रेंट करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना है, और उस टैक्स में आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो है उसके प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपके एक्सपेंस आ रहे हैं वो सारे उस किराए में से जो आना है वो सारी आमदन नहीं होगी। आमदन उसमें होती है जो आपके ख़र्चे निकाल के आपको आनी है, उस पे आपने टैक्स देना है अपनी ब्रैकेट के हिसाब से। तो उसमें जो आपको चाहिए कि 20% आप रिपेयर्स में उसमें जो है वो रिडक्शन कर सकते हैं टोटल अमाउंट से। 4% आप मिक्स्ड चार्जेस उसमें से माइनस कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी की कोई इंश्योरेंस ली हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ला आ जाए, डैमेज हो जाए, तो आप उसका कोई अगर प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस का तो वो आपने इसमें से निकालना है। अगर कोई बैंक से कर्ज़ा लेके आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हुई है तो उसका जो इंटरेस्ट आपने उस साल दिया है टैक्स ईयर में वो निकालना है। कोई आपकी लीगल फीस आपने पे की है, फ़र्ज़ किया किसी ने केस किया हुआ है उस बिल्डिंग के ऊपर और आप उसको प्रोसीड कर रहे हैं कोर्ट में, तो लीगल फ़ी आपने उसमें से निकालनी है। कोई टैक्सेस पड़े हैं, कोई फ़ाइन पड़ा है, वो आपने उसमें से निकालना है। प्रॉपर्टी टैक्स आपने जो उसमें से पे किया है वो भी आपने माइनस करना है। फिर जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर ने आपने रेंटल इनकम देनी है। लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, सारी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो देते हैं, पता नहीं होता लायर्स को भी और दूसरे भी, जो बस ऐसे ही चलता है। ख़ुद अपने आप को एजुकेट करें। ये 5-6 चीज़ें लाजमी क्लेम करके तो रेंटल इनकम के ऊपर फिर आपकी ब्रैकेट के मुताबिक जो है वो टैक्स लग जाएगा। इसके बाद जब आप प्रॉपर्टी सेल कर लेते हैं, 7E पे कर देते हैं या उसका एनओसी दे देते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स के मैं रेट आपको बता देता हूँ। कैपिटल गेन टैक्स जो है ये आपने तब देना होता है जब आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ। जिस तरह मैंने रेंट का आपको एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन टैक्स को हम तब पे करते हैं जब हम उसकी परचेज़ प्राइस और कास्ट दोनों को निकालते हैं। परचेज़ प्राइस में आपकी जो है सारे जो टैक्सेस पे किए गए हैं, जो प्लॉट की प्राइस है, जो उसके ऊपर कमीशन दिया है, जो कोई लायर को फ़ीस दी है, वो सारे एक्सपेंसेस आपने परचेज़ में डालने हैं। एफपीआर रेट के ऊपर आपने बाय किया और एफपीआर के रेट के ऊपर आपने सेल किया। सेल के वक्त भी जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने डालने हैं, जो भी टैक्सेस पे किए हैं वो डालने हैं, माइनस करके जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर रेट लगेगा। इसमें अब 3 तरह की चीज़ें हैं। एक जो है वो उसमें आता है ओपन प्लॉट्स या फाइल्स, एक आता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जैसे यानी कि हाउसेस वगैरह हों या कोई मिल हो, कोई अपना ऑफिस प्लाजा हो। फिर आते हैं फ्लैट्स। तीनों के रेट डिफरेंट हैं। जो तो आपके फ्लैट्स हैं इन पे 2 साल के लिए जो है मैक्सिमम टैक्स है। फ्लैट्स पे आपको जो है 15% टैक्स पहले साल के अंदर आपने एक विदिन 1 ईयर अगर बेचा है तो देना है, और विदिन 2 ईयर्स अगर फ्लैट आपने बेचा है तो 7.5% टैक्स देना है। उसके बाद कोई टैक्स नहीं है। ये इनकरेज किया गवर्नमेंट ने कि आप फ्लैट्स खरीदें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर वो वैल्यू गेन करते हैं 2 साल के बाद वो नहीं पड़ेगा। पहले साल 15%, दूसरे साल 7.5%, तीसरे साल 0। अब आती है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अगर आप प्लॉट लेके ऊपर घर बना के रेंट कर देते हैं या बेचते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट अगर आपको होता है तो पहले साल आपने घर के ऊपर जो है या प्लाजे के ऊपर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर पहले साल 15% आपने देना है। जो भी प्रॉफिट होगा आफ्टर बाइंग और सेलिंग की प्राइस का जो डिफरेंस है उसके ऊपर
पूरी अमाउंट के ऊपर नहीं, जहाँ पे अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि पूरी अमाउंट के ऊपर देना। नहीं भाई, जो प्रॉफिट हुआ है उस पे देना है। कुछ टैक्स नहीं बनता, बड़े थोड़े टैक्स बनते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल किया करें, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। 7E का भी मैं आपको बता रहा हूँ, हवा बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। मेरे 80-90% क्लाइंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन पे एक पैसा 7E का टैक्स नहीं लगना है। लोग ऐसे कांप रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाना। ठीक है, इस तरह 2.5 करोड़ की किस गरीब की यहाँ पे प्रॉपर्टी FPR वैल्यू बनती है? अगर आपका कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं है तो मोस्ट लाइकली आपकी वैल्यू इतनी बननी नहीं है, FPR वैल्यू जो है ना। तो अगर आपके मल्टीपल प्लॉट्स हैं, सारा कुछ है, तो फिर टैक्स भी देना पड़ेगा यार। पैसे बने हैं तो फिर थोड़ा बहुत 1% देना भी बनता है, क्यों नहीं बनता है? मुल्क ने भी तो चलना है ना, सिस्टम ने भी चलना है। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात हो रही थी कि पहले साल में 15%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 7.5%, चौथे साल में 5%, और 4 साल के बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे, हाउस पे, प्लाजे पे, मिल पे टैक्स नहीं होगा आपको जो है ना। अब आते हैं ओपन प्लाट और फाइल्स जो हैं, ये टोटल 6 साल तक इस पे कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है। हर साल रेट डिफरेंट होता है। अगर आप पहले साल के अंदर इसको बेचेंगे 15% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, जो कि FPR परचेज प्राइस और परचेज सेल प्राइस के दरमियान FPR वैल्यू के जो अमाउंट बनेगी वो होगी। अगर साल टू साल चेंज हुई है तो नई जो अमाउंट आई है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट वो गिना जाएगा। दूसरे साल में 12.5% के हिसाब से जो है आपने टैक्स देना है। तीसरे साल में 10% के हिसाब से देना है। 4 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को बेचती हैं तो 7.5% है। 5 साल के अंदर अंदर बेचती हैं तो 5% है। और अगर आपको जो है ये प्रॉपर्टी आप 6 साल के बाद बेचते हैं तो 2.5% है। अब आप 10 करोड़ का प्लाजा बेचें, प्रॉफिट 10 करोड़ आपको हो, तो क्या यार 2.5% कितना बनता है? ठीक है, वो फिर देना बनता है। जब आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या कहता है। अच्छा, अब आते हैं कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। अब ये देखें, मज़ेदारी की बात देखें कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये जो आपने एडवांस में प्लॉट की बाइंग और सेलिंग पे जो टैक्स दिए थे 236K और 236C जो है, ये दोनों एडजस्टेबल हैं। कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्टेबल हैं। ये आपकी जो रेंटल इनकम है उसके अगेंस्ट अगर उधर आपका टैक्स ड्यू बनता है तो आपने अगर इधर पे कर दिया, फ़र्ज़ किया आपने 2 लाख रुपया जो है वो रेंट का टैक्स देना था, ठीक है, तो वो अगर आपने इधर एडवांस में प्लॉट के अगेंस्ट पे किया हुआ एडवांस, वो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट वो पे हो जाएगा। आपका 7E जो है 1%, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन 236K और 236C दोनों जो है आपकी सैलरी के अगेंस्ट भी एडजस्टेबल हैं, आपकी रेंटल इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्टेबल हैं, आपकी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्टेबल हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने जो को पे किया हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वापस मिल जाना है। अगर आपकी कोई और आमदन होती है तो उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड नहीं देती, लेकिन उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देती है। USA वगैरह में तो आपको रिफ़ंड भी मिलता है, या अगर कोई लॉस हो तो कैरी ओवर होता है नेक्स्ट ईयर्स में और फर्दर ईयर में। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो आपको रिफ़ंड नहीं देते। जो गया गवर्नमेंट में खाते में वो या एडजस्ट होगा या अल्लाह हाफिज़। अब मैं आऊँगा कि इसको 7E को मज़ीद आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। हमारी कोशिश लाहौरी एस्टेट पे ये होती है कि क्लाइंट की चीज़ जो है ना, उसकी पसली देखते हुए, उसका फ्यूचर देखते हुए, उसके बच्चों को देखते हुए, उसकी जॉब को देखते हुए उसको सजेस्ट करें कि क्या चीज़ उसके लिए सूटेबल है। 7E से बचने के लिए आप ओपन फाइलें ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेफ़ ऑप्शन वहाँ पे भी हैं और अनसेफ भी हैं। ओपन फाइलें DHA कोयटा की आप ख़रीद सकते हैं, DHA बालपुर की ख़रीद सकते हैं। ठीक है, उन पे जो है वो आप 5,000 रुपया DHA बालपुर में वेरिफिकेशन फ़ी लगती है। वो फ़ाइल आप कोई भी जो है उनकी
ओपन रख सकते हैं जो है। उसमें सेक्टर जी की डीएचए भावलपुर की रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैं, और रेगुलर फाइलें भी जो है 5 मरला 10 मरला और कनाल जो है वो आपकी जो है वो ओपन आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसको वेरीफाई करवा के रखें, 5,000 फीस दे के रखें। डीएचए कोयटा की भी फ़ाइल कोई भी पेमेंट ना करें जब तक आप फिज़िकली पर्सनली जो है आप उसको वेरीफाई ना कराएं। किसी डीलर पे, चाहे वो लाहौर रियल एस्टेट का डीलर हो, चाहे आपने 10 डीलें की हो, आपने एतबार नहीं करना किसी डीलर पे भी। लाहौर रियल एस्टेट हो, नॉन लाहौर रियल एस्टेट हो, पुराने हो नए हो, ओपन फाइल कभी भी अपनी आंखों से वेरीफाई कराने के बगैर आपने पेमेंट नहीं करनी। लाहौर रियल एस्टेट बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं होगा। मार्केट में फेक फाइलें चलती हैं और बंदा मार वहाँ खाता है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। आपने कोई भी फ़ाइल, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी की ओपन फाइल हो, चाहे डीएचए कोयटा की हो, चाहे भावलपुर की हो, वेरिफिकेशन डीएचए के ऑफिस के बगैर आपने नहीं लेनी। मेरी आपसे बड़ी मोदबाना रिक्वेस्ट है कि इसमें एक्स्ट्रा केयर आपने करनी है। अच्छी ऑप्शन है लेकिन दिमाग यूज़ करना है, 5,000 देना है और वेरीफाई करवा के लाकर में रख लें, साथ ले जाएं, वो एक अलग बात है। वो जिसके हाथ में फ़ाइल है वो मालिक है, उसकी कोई टैक्स ट्रैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और डीएचएस को पूछता भी नहीं है। वो एक किस्म का प्राइस बाउंड है, चलता है जो है ना, चल रहा है बड़े अरसे तो चलता रहना। प्राइवेट स्कीमों में भी फ़ाइलें हैं, इनमें जो है जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी में ओपन फाइलें मिल जाती हैं, लिबर्टी लैंड्स में मिल जाती हैं। अब इधर आपने ये देखना है कि डेवलपर रिलायबल हो, डेवलपमेंट कर रहा हो, जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी है, एक्सीलेंट चॉइस है ओपन फाइलों के लिए, ठीक है। वहाँ पे भी आप सेलर फ्री करवा सकते हैं, तो वो बाय कर सकते हैं। फिर आपके पास चॉइस है कि आप लो एफपीआर वैल्यूज़ वाली प्रॉपर्टीज़ को देखें जहाँ पे एफपीआर रेट बहुत कम है, जैसे कि अगेन कोयटा का रेट बहुत कम है, भावलपुर का रेट बहुत कम है, एफपीआर रेट्स जो हैं, तो ये चीज़ें आगे गेन करेंगी। लाहौर में अगर आपने देखना हो तो रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहुत कम जो है वो डीसी वैल्यू है, वो एफपीआर वैल्यू है, वो आप ले सकते हैं। वो बहुत सारी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। मार्केट रेट में और एफबीआर रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत सारा पैसा आपका वहाँ पे हाइड हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी की, चूँकि वो लाहौर की लिमिट्स के अंदर नहीं आता, तो उसकी भी जो है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, तो उसकी भी एफबीआर वैल्यू जो है ना वो बहुत कम है। आप वहाँ पे खुल के अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। महंगे महंगे प्लॉट आपको बड़ी थोड़ी सी एफबीआर वैल्यू के नीचे आप उसको रख सकते हैं, ताकि आपको कुछ टैक्सेस कम पड़े और आपका जो है ना 7E का चक्कर जो है ना उसमें आप बचे रहते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप वो मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। कई चीज़ें मैं यहाँ बता सकता हूँ, कई नहीं बता सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप काइंडली फाइलर बने। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, 5 मिनट का काम होता है। एफबीआर की वेबसाइट पे आप रजिस्टर होके ज़ीरो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान का टैक्स फाइल करते हैं, आप फाइलर बन जाते हैं। आपको इतनी बचत होती है ट्रांसफ़र में, बाइंग और सेलिंग में। अब देखिए 10.5% बायर को देना पड़ता है। 10.5% अच्छी बड़ी अमाउंट है, क्या ज़रूरत है 10.5% देने की। आप 3% दें, फाइलर बने, ज़ीरो इनकम पाकिस्तान की शो करें, आपकी इनकम भी बाहर की है, तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है। आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से कम है, आपको डरने की क्या ज़रूरत है। फाइलर बने, इवन पाकिस्तान में भी रेजिडेंट भी है तो फाइलर बने, कुछ नहीं होता। मैं साल का 6-7 लाख रुपया टैक्स देता हूँ, फ़ख्र से अपने अकाउंटों को ऑपरेट करता हूँ। क्लाइंटों के मिलियंस ऑफ मिलियंस हर महीने हमारे अकाउंटों में आते हैं जाते हैं, कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। चीज़ें इधर की उधर एडजस्ट हो जाती हैं, उधर की इधर एडजस्ट हो जाती हैं। टैक्स में सारे ही जो है ना इस तरह आमदन से एक दूसरे से जो है वो एक्सपेंसेस आमदन क्रॉस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाता और आप लीगली अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। इतने पैसे तो हमारा प्रेसिडेंट और इमरान खान नहीं देता हमारा नवाज शरीफ नहीं देता। तो ये जो है ना, ये डरने की बस ज़रूरत नहीं है। आप इनको जो है ना फाइलर बने, आगे उसके बगैर गुजारा ही नहीं है।
अब जहाँ पे जो चीज़ लेंगे वो डॉक्यूमेंटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सर्कल में अब नहीं आऊँगा, मैं वॉच में नहीं आऊँगा। आप क्रेडिट कार्ड जहाँ पे यूज़ करेंगे आप वॉच में आ गए, आप बच्चों की फ़ीस देंगे किसी भी अदारे में आप वॉच में आ गए, आप टिकट खरीदेंगे एयरलाइन की आप वॉच में आ गए, आप 5,000 से ऊपर की बाइंग किसी स्टोर में कर रहे हैं आप वॉच में आ गए हैं। तो बजाय ये कि आप घबरा के डर के चलें, फ़ाइल करें। उसमें बेशुमार जैसा मैंने आपको रेंटल इनकम का एक्सप्लेन किया है, कितने ज़्यादा उसमें मतलब आप चीज़ें माइनस कर सकते हैं। तो कितना टैक्स पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर डिक्लेयर हुए हुए हैं तो 7E आपका नहीं पड़ेगा जो है ना। सिस्टम जो है ना, टैक्स के अंदर रहते हुए भी आप टैक्स की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, उतना नहीं डरना चाहिए। फाइलर बने, FBR की वेबसाइट पे जाएं और चीज़ें सोच समझ के ख़रीदें, प्लान करके ख़रीदें। वीडियो लंबा हो गया है, होपफुली आपको ABCDE सब पता चल गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे रब्ता करें। मेरे व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप हैं, उनमें से ज्वाइन करें किसी ग्रुप को और मुझे मैसेज भेजिए, मैं ऐड कर दूंगा ताकि कोई भी आप इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ। मेरे तमाम सुनने वालों को, मेरे तमाम ग्रुप्स वालों को, मेरी तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से शुक्रिया। इतना लंबा वीडियो आपने वॉच किया है। सारी डीलर बरादरी को जो है मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम भी। और अगेन क्लाइंट्स को ये एक्सप्लेन करें कि ये जो चीज़ें हैं इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल गेन इतना नहीं बनता जितना आप शुरू में पे करते हैं, 10.5% पे करते हैं। क्या ज़रूरत है, फाइलर बने और जो पे करेंगे उसको एडजस्ट करें अपनी किसी भी फर्दर जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है, सैलरी के अगेंस्ट बनती है या रेंट के अगेंस्ट बनती है या मतलब इस तरह की जो भी सारी चीज़ें आपकी आती हैं, बिज़नेस इनकम है, तो आप उसको एडजस्ट करें। प्रॉपर लायर को करें। 5 से 10,000 रुपया लायर लेते हैं, वो सब ऊपर से घुमा फिरा के एफिडेविट लगा लगू के आप पल्ले से कुछ भी नहीं आपके जाने देते। तो इसको ना फाइल करें, अब फाइलर बने, फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80-90% जो है ना ये इसका फ़ायदा देखिए। ये क्या होगा, अब जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेल करेंगे तो 7E पड़ेगा। अब 7E अगर आप सेल करें या ना करें, दोनों सूरतों में पड़ना है। लेकिन क्या होगा कि सेलर जो है मार्केट से बड़े बजट के जो प्लाट हैं वो गायब हो जाएंगे, वो लोग होल्ड करना पसंद करेंगे। कसरत तो कोई नहीं करेगा उन पर कि मेरा 1% बच जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो प्लॉट मार्केट से कम हो जाएंगे। और जो लेने वाले हैं अगर उनके पास लीगल फंड्स हैं, जैसे कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास हैं, तो उनको जो है ना जो प्लॉट जिनके ऑलरेडी क्लियर्ड हैं 7E से, उनकी मौजें हो जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्लॉट अच्छी प्राइस पे बिकेंगे, क्योंकि वो वैसे ही एक्सेप्ट हैं, वो ट्रांसफरेबल हैं। पाकिस्तान में अगर किसी के प्लॉट हैं, महंगे बजट के प्लॉट हैं, तो वो तो सेल ही नहीं करेगा, वो प्लॉट मार्केट से आउट। तो ये नुकसान की बजाय ना ये फ़ायदा हो सकता है। ये क्लाइंट को समझाएं, ये आपको समझाने की ज़रूरत है। क्लाइंट डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इन चीज़ों को। दिस इज़ नथिंग। ये मार्केट इससे नहीं रुकने वाली। मार्केट में 2 साल से लोग पैसा रोक के बैठे हुए हैं अपने जो है ना, बहुत ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल से मार्केट में नहीं लगा। हुकूमत के पता ना होने की वजह से कि किसकी आनी है, क्या होना है, और भाई से भी पैसा लोगों ने रोका हुआ था भेजना पाकिस्तान। अब चीज़ें चल पड़नी है। जो मर्ज़ी हुकूमत आई है, जिस तरह मर्ज़ी आई है, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग भूल जाते हैं। पाकिस्तान में लोगों की मेमोरी बहुत शार्ट है, आगे मूव हो जाते हैं। लोग बाइंग कर रहे हैं। DHA मुल्तान में ठीक ठाक रेट गेन हुआ है, जैसा मैं पिछली 2 मार्केट डायरेक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 10 लाख रुपया तकरीबन मुल्तान में डल गया है जब से मैंने आपको ऑडियो दी थी। 10-15 लाख आपने देखा DHA 10 में डल गया जब से मैंने आपको ऑडियो दी थी। ठीक है, कोयटा में आपने देखा 10-15 लाख रुपया डला जब से मैंने आपको ऑडियो दी थी। लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। लोग इतना पैसा लेके बैठे हुए, आप इमेजिन नहीं कर सकते।
मुझे पता है, मुझसे 1 लाख बंदा टच है, मुझे पता है कि किसका कितना पैसा वो रख के तो क्या क्या ढूंढ रहा है। मेरे पास लक है, अल्लाह का करम है कि लोग मुझसे मशवरा करते हैं, तो मुझे जो है ना ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आप फिक्र ना करें, मार्केट चलेगी, अच्छी चलेगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।